वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल। कन्वेंस डीड और डीम कन्वेंस, उसमें क्या डिफरेंस होता है ये हमने पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया था। तो एग्जैक्टली अगर आपका सोसाइटी का कन्वेंस डीड हो चुका है तो आपको क्या बेनिफिट है, क्यों इम्पोर्टेंट है वो करवाना और किसको करवाना चाहिए, डीम कन्वेंस में क्या डिफरेंस है और कन्वेंस डीड में क्या डिफरेंस है, ये सारा हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। तो अगर दोस्तों आपने पार्ट 1 नहीं देखा होगा तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप पार्ट 1 देख सकते हैं। बिकॉज पार्ट 1 देखे बिना आपको पार्ट 2 इतना समझ में नहीं आएगा। तो हम पार्ट 2 की तरफ जा रहे हैं। कन्वेंस डीड ये इम्पोर्टेंट इसके लिए है और आपके बिल्डर को वो करवा के ही देना चाहिए। अगर आपकी सोसाइटी नहीं है, अभी फॉर्मेशन हुआ है, तो 4 महीने के अंदर आपका सोसाइटी फॉर्मेशन होने के बाद 4 महीने के अंदर आपके प्रमोटर या बिल्डर को कन्वेंस डीड करवा के देना चाहिए। ये एज़ पर एक्ट बताया गया है। तो अगर आपका सोसाइटी का कन्वेंस हो चुका है, बिल्डर ने करवा के दे दिया है, तो वेल एंड गुड, तो आप आगे जाने के लिए जा सकते हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। मतलब आपके प्रॉपर्टी के लिए एक वैल्यू अच्छी मिलेगी या फिर आपका जो सोसाइटी का वैल्यू है वो बढ़ जाता है। या अगर आपको फ्यूचर में अगर कुछ प्लानिंग है या कुछ अगर लोन लेना है किसी भी फैसिलिटीज़ को ऐड करने के लिए या कुछ भी करना है, तो उस केस में आप लोग फ्री हो जाते हैं और आगे जाके जब भी रीडेवलपमेंट में जाएंगे तभी भी आपको बिल्डर की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपके सोसाइटी का बिल्डर बिना कन्वेंस डीड किए हुए वहाँ से निकला है तो थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। प्रॉब्लमेटिक इसके लिए है कि बाद में अभी जब आप रीडेवलपमेंट में जाते हैं तभी आपको प्रॉब्लम होगा। इवन आपकी प्रॉपर्टी को उतना वैल्यूएज नहीं मिलता, कन्वेंस डीड नहीं होता है। तो अभी तो ऑडिट में भी ये पूछा जाता है कि आपकी बिल्डिंग का कन्वेंस डीड हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि सिर्फ सोसाइटी का जो बिल्डिंग है वही सोसाइटी के नाम पे रहता है, बट ज़मीन जो है उसके मालिक आप नहीं रहते हैं। तो इसके लिए अगर आपके बिल्डिंग का कन्वेंस डीड नहीं हुआ है तो आप डीम कन्वेंस की प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्या है उसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं पार्ट 2 में। अगर आपकी सोसाइटी का कन्वेंस डीड नहीं हुआ है तो डीम कन्वेंस के लिए पहले तो आपकी सोसाइटी की जो मैनेजिंग कमेटी है उसको कुछ स्टेप्स डिसाइड करने पड़ेंगे और उसमें टीम वर्क भी होना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टेप्स है जिसकी वजह से थोड़ा सा डिस्प्यूट आने के चांसेस बढ़ते हैं। और सबसे बड़ा पार्ट आता है फाइनेंशियल मैटर का, क्योंकि इसमें फाइनेंस जो है वो थोड़ा ज़्यादा लगता है, पर मेंबर भी थोड़ी सी ज़्यादा अमाउंट निकलती है। बिकॉज बहुत सारी प्रोसीजर्स है, गवर्नमेंट के अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं और इवन बिल्डर को भी बाद में उसमें साइन करवाना पड़ता है। तो वो सारा करने के लिए जो पैसा डालना पड़ेगा, तो उसके लिए पहले तो मैनेजिंग कमेटी को पूरा टीम वर्क होना चाहिए और कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो स्टेप्स पहले यही होगी कि ये जो रिक्वायरमेंट है डीम कन्वेंस में जाने की, ये पहले सारे जनरल मेंबर्स को समझानी पड़नी होनी चाहिए कि एग्जैक्टली आपको क्यों चाहिए डीम कन्वेंस और उसमें क्या फ़ायदा होने वाला है सोसाइटी का, आगे जाके सबका प्रॉपर्टी का वैल्यू कैसे बढ़ेगा। और इवन ये सिर्फ रीडेवलपमेंट के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपकी सोसाइटी की ज़मीन आपके नाम पे होना बहुत ही ज़रूरी है। 25-30 साल के बाद जब भी आप थोड़ा सीनियर सिटीज़न की तरफ जाएंगे तो तभी आप मूव नहीं कर सकते, दूसरी जगह जा नहीं सकते, इवन आप फाइनेंशियली भी उतने स्ट्रांग नहीं रहते। तो उस केस में अगर आपकी प्रॉपर्टी अभी आप लोगों के ही नाम पे रहेगी तो आपको आगे जाके बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती है। तो इसके लिए डीम कन्वेंस बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सारा जनरल मेंबर्स को पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्यों ज़रूरी है, प्रेजेंट करवाओ या फिर लॉयर से या किसी कंसल्टेंसी से आप गाइडेंस ले सकते हैं, उनको समझा सकते हैं कि डीम कन्वेंस क्यों ज़रूरी है। फिर सेकेंड स्टेप आता है कि उसका जो डॉक्यूमेंट कलेक्शन है, क्या क्या डॉक्यूमेंट की जो ज़रूरत है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कलेक्ट करने पड़ेंगे। अभी डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या है यहाँ पे बेसिक हम बताएंगे। सबसे पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 7 जो डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार है वहाँ पे आपको कोर्ट फी का जो स्टैम्प है 2000 रुपये का, वो उसके एप्लीकेशन के साथ आपको अप्लाई करना पड़ता है कि आप लोग डीम कन्वेंस में जाने के लिए इच्छुक हो या आप जाना चाहते हो। उसके बाद आपका बिल्डिंग का जो ब्लूप्रिंट है, प्लान है, वो आपको उसकी कॉपी तैयार रखनी पड़ेगी। कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट है, एनए ऑर्डर और लेटेस्ट का जो 7/12 का उतारा जो मराठी में ज़्यादातर कहते हैं, या 7/12 एक्सट्रैक्ट उसको हिंदी में इंग्लिश में कहा जाता है, वो आपको कलेक्ट करके रखना पड़ेगा। उसके साथ साथ ही डेवलपमेंट एग्रीमेंट भी लगेगा।
नेक्स्ट में आता है कि सर्च टाइटल रिपोर्ट, जो आपके सोसाइटी का या आपके प्लान का है वो, और सोसाइटी का जो जनरल बॉडी है उसका रिजोल्यूशन, कि वो लोग सारे सहमत है या मेजोरिटी लोगों ने एक्सेप्ट किया है, तो उसका रिजोल्यूशन भी आपको लगता है डीम कन्वेंस के लिए। उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जितने भी फ्लैट अभी तक आपके सोसाइटी में बेचे गए हैं या ट्रांसफ़र किए गए हैं, तो उसके दौरान लोगों ने स्टैम्प ड्यूटी पे किया कि नहीं किया, उसके सबके डिटेल विथ इंडेक्स 2 आपको कलेक्ट करवाने पड़ेंगे। सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपकी सोसाइटी फॉर्म हो चुके हैं तो आपके पास रहेगा ही, और उसके साथ साथ ही कॉपी ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी बिटवीन लैंड ओनर एंड बिल्डर। ये सारे डॉक्यूमेंट जब भी आपका सोसाइटी फॉर्म हो रहा था ना, तो तभी आपको कलेक्ट करके रखना चाहिए, और अगर आपके पास नहीं है तो अभी आपको उसका कलेक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा अगर आप डीम कन्वेंस में जाना चाहते हैं तो। ये थोड़े बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, इससे भी ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं, डिपेंड है केस ऑन केस। अभी आपकी सोसाइटी के पास कितने डॉक्यूमेंट्स है या नहीं है, या कहाँ से निकलवाने पड़ेंगे, या कहाँ से बिल्डर की तरफ से या जो भी लैंड ओनर था उससे लेने पड़ेंगे, तो उस केस में आपको ज़रूरत पड़ती है लॉयर की, एडवोकेट की, कि जो आपको हेल्प करेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे आप उसको ले सकते हैं, कहाँ से ला सकते हैं, या अगर आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें आपको एडवोकेट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो आप किसी कंसल्टेंसी फर्म को ज्वाइन कर सकते हैं आपके डीम कन्वेंस के लिए, और उसके थ्रू आप एडवोकेट को हायर कर सकते हैं आपकी ये सारी लीगल प्रोसीजर के लिए। बिकॉज जब भी आपको अप्लाई भी करना पड़ता है तभी आपको फॉर्मेशन नहीं पता रहता है कि कौन से फॉर्मेट में जाना है या एग्जैक्टली लीगल प्रोसीजर क्या है। तो स्टेप 3 यही रहेगा कि आपको एडवोकेट की हेल्प लेनी पड़ेगी, बायलॉज क्या है और कंप्लीट प्रोसीजर करने के लिए। 4th स्टेप आता है, जब भी ये सारा आपका पार्ट स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 कंप्लीट हो जाने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा डीम कन्वेंस के लिए। जैसे आपके फ्लैट का रजिस्ट्रेशन होता है वैसा डीम कन्वेंस का भी रजिस्ट्रेशन होता है। अभी इस केस में जब भी आप रजिस्ट्रेशन करने जाते हो तो आपके आजू बाजू के या उतने सर्वे नंबर में बाकी अगर लोग कोई बाकी सोसाइटी का भी एरिया आता होगा तो उनको भी ऑब्जेक्शन के लिए, नो ऑब्जेक्शन के लिए उनको भी कुछ नोटिस या ऑर्डर जारी की जाती है। तो उसमें उनको अगर उनका नो ऑब्जेक्शन रहेगा तो ही आपको ये रजिस्ट्रेशन आगे जाके फुलफिल हो सकता है या कंप्लीट हो सकता है। उसमें थोड़ी लेंदी प्रोसेस है, अगर आप एडवोकेट को हायर कर लेते हैं इस प्रोसेस के लिए तो वो आपको डिटेल में ये सारी स्टेप्स बता देगा। 5th स्टेप होती है, जब ये आपके चारों स्टेप कंप्लीट हो जाती है तो 5वीं स्टेप होती है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। मीन्स आपको डीम कन्वेंस का जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है लैंड ओनर से, बिल्डर से या डेवलपर से आपकी सोसाइटी के नाम पे। तो ये सारे स्टेप्स, जितने भी स्टेप्स मैंने बताए 1 2 3 4 5, इस स्टेप्स में टोटल 3 से 4 महीने लगते हैं नॉर्मली। अगर आपके डॉक्यूमेंट ओके है, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है या कुछ भी ज़्यादा ये नहीं होता है तो। बिकॉज जब भी आप फर्स्टली डीम कन्वेंस के लिए जब आप अप्लाई करने जाते हैं रजिस्ट्रार को, तो उससे वो नोटिस जो आता है उसी में थोड़ा सा टाइम लगता है, और ये सारा कलेक्शन, फिर जो आपकी सारी स्टेप्स कंप्लीट करने के लिए जो लगने वाला टाइम पीरियड है, या उस केस में अगर आप एजेंट को भी हायर करते हैं, आप एडवोकेट को भी हायर करते हैं, तो कहाँ कहाँ से पेपर निकलवाना है, तो उसमें ये सब टाइम जाता है। कभी कभी इससे भी ज़्यादा टाइम जा सकता है। इस केस में कभी कभी डिस्प्यूट ये आते हैं कि टाइम आपको जो बताया गया है या अमाउंट आपको जो बताया गया है, कभी कभी उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आने के चांसेस होते हैं। डिपेंड है केस टू केस, आपको कैसे आगे जाना है या फिर कैसे कितना क्रिटिकल है आपका सोसाइटी का कन्वेंस करवाना, ये थोड़ा केस टू केस डिपेंड रहता है। बट अगर आपकी मैनेजिंग कमेटी और आपकी जनरल जो मेंबर्स है उसमें बॉन्डिंग अच्छा है, और वो अगर आपको जो भी है ट्रांसपेरेंटली बता रहे हैं और आपको करवाना ही है, तो उतना आसान है वो करवाना, उतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। नहीं तो लोग डर जाते हैं कि यार ये डीम कन्वेंस इतना पैसा लगेगा और पता नहीं कि गारंटी है कि नहीं है, या फिर अगर हम ही कुछ स्टेप पे जाते हुए अगर हो सकता है कि बीच में अटक गए और फिर हमारा लॉयर अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है, एडवोकेट हमें कुछ बता नहीं रहा है आगे, या फिर दूसरे सोसाइटी ने अगर करवाया है तो आपको प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे, ऐसे बहुत सारे डिस्प्यूट के केसेस होते हैं। तो उस केस में अगर आपका टीम वर्क रहेगा तो आप इजीली उसको अचीव कर सकते हैं। तो अगर आपकी सोसाइटी का कन्वेंस डीड नहीं हुआ है अभी तक, तो आप डीम कन्वेंस के लिए प्रोसेस को स्टार्ट कर दें, और आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज हमारे साथ भी एक लीगल टीम है जो इस काम को करवाती है। तो अगर आपको सोसाइटी से रिलेटेड कुछ डाउट है, या आपने अभी तक हमारे बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं, हम
छोटे छोटे वीडियोस बनाते हैं ताकि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन हम पहुंचा सकें और उनको अवेयर करवा सकें। सोसाइटी में जितने सब्जेक्ट है, कोई कोई टॉपिक्स लोगों को पता नहीं रहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा अभी हमने यहाँ पे डीम कन्वेंस का बता रहे, उसके साथ साथ ही डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या मेंटेन होना चाहिए, मैनेजिंग कमेटी का परफॉर्मेंस कैसा होना चाहिए, मीटिंग्स क्यों ज़रूरी है, उसके साथ साथ ही अवेयरनेस के लिए रूल एंड रेगुलेशन क्या होता है सोसाइटी में, या फिर बैलेंस शीट क्यों इंपॉर्टेंट है और उसको कैसे स्टडी करना है। अगर आपकी सोसाइटी का एजीएम नहीं हुआ है तो एजीएम को कैसे कंडक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, फिजिकल कैसे कर सकते हैं, और उसके लिए लेटेस्ट जीआर क्या निकले थे। ऐसे कई सारे वीडियोस अब तक हम लोग शेयर कर चुके हैं, वो इसी के लिए ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन को हम बनाए रखें और आपकी इन्फॉर्मेशन सोसाइटी के रिलेटेड बढ़ाए। तो छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि नए जितने भी वीडियोस आएंगे उसके सबके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इससे रिलेटेड कुछ आपके क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के हम तक पहुंचा सकते हैं, हम आपको ज़रूर आंसर देंगे। थैंक यू।